इंस्टीट्यूट एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, पिछला अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये अगला टॉपिक है आपका फिजिक्स का। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र जो हमें संसार की वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, वही हमारा नेत्र मानव नेत्र है। नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और यह बहुत ही सुग्राही यानी संवेदनशील अंग है। संवेदनशील अंग होता है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र एक बहुत ही संवेदनशील अंग है। यह हमारा नेत्र ही है जो हमें वस्तुओं को संसार के चारों तरफ जो भी कुछ हमें दिख रहा है, वो हमारा नेत्र ही है जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य या देखने की शक्ति प्रदान करता है या देखने के योग्य बनाता है। नेत्र एक कैमरा की तरह कार्य करता है, बल्कि कैमरे का आविष्कार हमारी आंखों को देखकर ही हुआ था। जो हमारा आंख है, नेत्र है, यह एक कैमरे की तरह कार्य करता है और जो कैमरे का आविष्कार हुआ था वो हमारे नेत्र को ही देखकर हुआ था। नेत्र को ही देखकर किया गया था और यह कहा जाता है या यह कहना उचित होगा कि एक कैमरा हमारी आंखों की तरह ही कार्य करता है। जो एक कैमरा होता है वो हमारे आंखों की तरह ही कार्य करता है। आपने बहुत सारे कॉलेजेस, ऑफिस और जो ऐसे संस्थान हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो वो जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसको हम तीसरी आंख कहते हैं या उसको तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि वह हर जानकारी को वो अपने अंदर कैद कर लेता है। या जो भी गतिविधि वहां पर होती है, जैसे कोई ऑफिस है, वहां पर जो दिन भर या रात में जो भी गतिविधि होगी वह आपके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और जरूरत पड़ने पर हम उसको देख सकते हैं कि वहां पर क्या घटना या क्या हुआ था। यह आप सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इसीलिए सीसीटीवी जो कैमरा होता है उसको तीसरी आंख कहा जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे और आता है आपका मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है इसको देखेंगे। तो नेत्र एक गोले के आकार का होता है। नेत्र जो हमारा होता है मानव नेत्र, यह एक गोले के आकार का होता है और हमारी आंखों में एक लेंस के द्वारा जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं और दृष्टिपटल यानी रेटिना एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है। अभी आगे आपको रेटिना के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा, जो कि आंखों के पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल तथा रेटिना प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क को भेजता है और हम संबंधित वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। जो हमारा रेटिना है, यह प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जो कि प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है और इसी कारण हम संबंधित वस्तुओं को देखने में समर्थ हो पाते हैं या सक्षम हो पाते हैं। कुल मिलाकर
आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखा जाना एक जटिल प्रक्रिया है। चित्र में आप मानव नेत्र की संरचना देख रहे होंगे। तो इस चित्र में आइए समझते हैं कि कौन सा पार्ट कहां पर होता है, और फिर आगे देखेंगे एक एक पार्ट के बारे में, क्या इस पार्ट का क्या काम होता है। तो ये आपका मानव नेत्र है, ये गोले की तरह होता है। ये आपका एक गोले की तरह होता है, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर ये पुतली होती है, पुतली, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये आपका नेत्रोद होता है, और इसके और बगल में एक ये क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पर लगा होता है, क्रिस्टलीय लेंस। और इसके नीचे, पुतली के जस्ट नीचे यहाँ पर ये आपकी परितारिका स्थित होती है। परितारिका के नीचे यहाँ पर आपका स्वच्छ मंडल होता है, और यहाँ पर एक द्रव भरा होता है। यहाँ पर इसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। और यहाँ पर इसके यहाँ पर पीछे ये आपका द्विक तंत्रिका होती है, और द्विक तंत्रिका के ऊपर ये आपका एक दृष्टिपटल होता है। ये यहाँ पर ये आपका दृष्टि पटल। तो इस तरह से मानव नेत्र की संरचना होती है। तो आपको ये चित्र याद रखना है, और इसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें इसमें संरचना में। और एक चीज और है यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर पक्षमाभी पेशियां, स्थित होती हैं, और इनका काम क्या है ये आगे अभी हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं। नेत्र गोलक सबसे पहले आता है। इसमें नेत्र गोलक क्या होता है, तो आइए इसको देखते हैं कि नेत्र गोलक क्या होता है। पूरा नेत्र एक नेत्र गोलक कहलाता है। जो हमारा पूरा नेत्र है यही आपका नेत्र गोलक कहलाता है। मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के समान होता है। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि मानव नेत्र एक गोले की तरह होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो नेत्र गोलक का व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेत्र गोलक कई भागों में बटा रहता है। नेत्र गोलक जो है आपका वो कई भागों में बटा होता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर। ये आपसे बहुविकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। इस चीज को आपको याद रखना है। और नेत्र गोलक क्या होता है इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलेंगे आगे। तो आता है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। स्वच्छ मंडल को ही हम कॉर्निया बोलते हैं। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया तो क्या होता है आइए देखते हैं। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है तथा यह
नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। यह आपका नेत्र गोलक होगा, पूरा जो आंख होती है ये नेत्र गोलक है और ये परिचारिका है। तो ये क्या करती है कि यह नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरण स्वच्छ मंडल या कार्निया से होकर ही आंखों में प्रवेश करती है। स्वच्छ मंडल या कार्निया आंखों की पुतली, परितारिका यानी आइरिस तथा नेत्रोद को ढकता है। ये क्या करता है? स्वच्छ मंडल या कार्निया आंखों की पुतली, परितारिका तथा नेत्रोद को ढक लेता है। क्योंकि यह एक पतली झिल्ली होती है, इसलिए यह आंखों की जो और पार्ट है उनको ढकता है। इसका जो है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का पारदर्शी होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथा एक मुख्य गुण है। इसका पारदर्शी होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथा एक मुख्य गुण है, क्योंकि अगर ये पारदर्शी नहीं होगा तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। और स्वच्छ मंडल या कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती है। ये आपको याद रखना है कि स्वच्छ मंडल या कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया को बाहर से अश्रु द्रव के मिश्रण द्वारा, जो हमारे आंखों में आंसू आते हैं तो उसमें एक द्रव निकलता है। जब आंसू आते हैं तो उस द्रव के मिश्रण द्वारा तथा भीतर से नेत्रोद के मिश्रण से पोषण मिलता है। तो जब वहां पर रक्त वाहिकाएं नहीं होंगी तो जो हमारे अश्रु द्रव के मिश्रण से और अंदर से यानी भीतर से नेत्रोद के मिश्रण से हमें वहां पर कॉर्निया को पोषण मिलता है। इन दोनों के द्वारा कॉर्निया को पोषण प्राप्त होता है, क्योंकि रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। इसलिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन स्वच्छ मंडल या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जो प्रकाश की किरणें होंगी उनका अधिकांश भाग जो है वह अधिकांश अपवर्तन जो होगा वह स्वच्छ मंडल या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होगा। तो इतनी चीजें आपने कॉर्निया में देखा। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे परितारिका क्या होता है। परितारिका को आइए समझते हैं। तो परितारिका एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का पेशीय डायाफ्राम होता है। जो परितारिका है वह एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का पेशीय डायाफ्राम होता है, जो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया के पीछे रहता है। आपका परितारिका ये स्वच्छ मंडल या कॉर्निया के पीछे यहाँ पर होता है। ये परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करता है, ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। परितारिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों का विशेष रंग होता है। तो ये परितारिका ही है कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, किसी की काली, या फिर आपने रेयर केस में देखा होगा कि किसी की आंखें नीली दिखाई देती हैं। आपने एक हीरो हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, ऋतिक रोशन, उनकी आंखें आप देखिएगा, उनकी आंखें नीली। तो ये इसी के कारण होता है कि परितारिका
के रंगों के द्वारा ही, परितारिका के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों का विशेष रंग हो जाता है या निर्धारित होता है। तो वो परितारिका ही है कि वो हमारे आंखों के कलर को नियंत्रित या निर्धारित करता है। इसके बाद आता है पुतली। पुतली क्या होता है? तो परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है। परितारिका के बीच में एक गोल छेद जैसा होता है। तो ये पुतली, इसको हम क्या कहते हैं? पुतली। पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। ये आपका पुतली है यहाँ पर। तो ये परितारिका के बीच में यहाँ पर स्थित होता है। तो इस भाग को हम पुतली कहते हैं। छेद जैसा परितारिका के बीच में होता है। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को यह नियंत्रित करता है। पुतली जो आंखों में हमारे प्रकाश प्रवेश करता है, उस प्रकाश को यह नियंत्रित करता है ताकि प्रकाश की सही मात्रा रेटिना तक पहुंच सके। ताकि प्रकाश की सही मात्रा हमारे रेटिना तक पहुंच सके। मनुष्य की पुतली गोलाकार होती है। इसको आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य की पुतली किस आकार की होती है? तो यह गोलाकार में होती है। इसके बाद आगे चलेंगे तो आता है अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। मानव नेत्र में एक लेंस लगा होता है, उसे हम क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस क्या होता है। तो आंखों का लेंस, अभिनेत्र लेंस अन्य लेंसों की तरह का ही होता है। जो आंखों में लेंस लगा होता है यानी अभिनेत्र लेंस, वो अन्य लेंसों की तरह का ही होता है। आंखों में पारदर्शी द्वि-उत्तल लेंस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंखों में कैसा लेंस होता है? तो ये पारदर्शी द्वि-उत्तल लेंस होता है जो रेशेदार अवलेह यानी फाइब्रस जेली, रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थ से बना होता है। अभिनेत्र लेंस परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित होता है। अभिनेत्र लेंस, ये आपका अभिनेत्र लेंस है, ये आपका परितारिका है, ये इसके ठीक नीचे, मतलब इसके परितारिका के ठीक बगल में या नीचे स्थित होता है। अभिनेत्र लेंस किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर सकता है। यह किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर देता है तथा उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर बनाता है। यह उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अभिनेत्र लेंस उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर। तो इसके बाद आइए देखते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल या रेटिना। तो दृष्टिपटल आंखों के पिछले भाग में होता है। जो दृष्टिपटल होता है वो आंखों के पिछले भाग में यानी इस साइड होता है। अभी हमने जब चित्र बनाया था तो आपको बताया था कि दृष्टिपटल कहां पर होता है। एक बार आप रिवाइज करके उसको देखेंगे तो यह आंखों के पिछले भाग में होता है या आंखों के अंदर पिछले भाग को हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। एक सूक्ष्म झिल्ली, यह एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। यह एक बृहद झिल्ली होती है या सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद कोशिकाएं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं और उसी के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु से आती हुई
प्रकाश की किरणों को अभिनेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंबित किया जाता है या उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनते ही उसमें वर्तमान प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जैसे ही दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है वैसे ही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती है। जैसे ही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं दृष्टि पटल पर पड़ती हैं वैसे ही वह प्रदीप्त होकर, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं वह प्रदीप्त होकर तथा विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं और ये विद्युत संकेत द्वितीय तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और जैसे ही ये संकेत मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो उनकी व्याख्या करता है मस्तिष्क, इन संकेतों की व्याख्या करके अंततः सूचनाओं को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है, जैसी वह वस्तु है, हम उस वस्तु को वैसी ही देख पाते हैं। तो इस तरह से हम जो वस्तुएं हैं उनको देख पाते हैं। तो ये दृष्टि पटल का कार्य होता है। इसके बाद आगे चलेंगे तो आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं या समंजन क्षमता कहलाती है। दूसरे शब्दों में अभिनेत्र लेंस की वक्रता यानी कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ का किसी खास दूरी पर रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ाना या घटाना समंजन क्षमता कहलाती है। एक बार फिर से इसको समझेंगे कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का किसी खास दूरी पर रखे वस्तु के लिए बढ़ाना या घटाना उसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं या समंजन क्षमता कहलाती है। तो समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण हम वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है तो उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस से आपको याद रखना है इसको कि अभिनेत्र लेंस की यह वो क्षमता है जिसके कारण अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है तो इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि यह एक रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है और जिसके कारण यह लचीला होता है, क्योंकि रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से जब कोई वस्तु बनी होगी तो स्वाभाविक है वह लचीली होगी। अभिनेत्र लेंस से जुड़े हुए पछमाभी पेशियों के द्वारा लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण किया जा सकता है, क्योंकि अभिनेत्र लेंस से जुड़ी हुई जो पछमाभी पेशियां हैं वह लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक उनमें रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जब वक्रता त्रिज्या परिवर्तित होगी तो ऑटोमेटिक वो फोकस दूरी परिवर्तित हो जाएगी। ये हमने आपको पिछले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में समझाया था कि किस प्रकार से किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन करने से
उसकी फोकस दूरी, जब हम आर में कोई परिवर्तन करेंगे तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होगी या परिवर्तित हो जाएगी। इसके बाद आगे चलेंगे तो जब पछमावी पेशियां शिथिल हो जाती हैं, जब पछमावी पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। पछमावी पेशियां जब शिथिल होंगी तो जो अभिनेत्र लेंस होगा वो आपका पतला होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब पछमावी पेशियां शिथिल होंगी तो लेंस, अभिनेत्र लेंस कैसा होगा? तो आपको आंसर देना है कि पतला होगा, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी आपको यह समझना है कि जब लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, यह बढ़ जाएगी, बढ़ेगी फोकस दूरी जब लेंस आपका पतला होगा, और जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं या देखने में समर्थ हो पाते हैं। यही कारण है कि जब अभिनेत्र लेंस पतला होगा तो हम दूर रखी वस्तुओं को देखने में समर्थ हो पाएंगे। और जब पछमावी पेशियां सिकुड़ जाएंगी तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा है, जब पछमावी पेशियां सिकुड़ेंगी तो अभिनेत्र लेंस मोटा होगा, और जब मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी घटेगी। तब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से हम नजदीक रखी वस्तुओं को देखने में समर्थ हो पाएंगे। जब पछमावी पेशियां सिकुड़ेंगी या सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है तथा इसकी वक्रता बढ़ जाती है या वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और वक्रता बढ़ने से लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से हम नजदीक रखी वस्तुओं को देखने में समर्थ हो पाते हैं। यहां पर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि F = R/2 इनमें एक रिलेशन होता है। तो यहां पर जब क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी, और जब वक्रता त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी। इसका जस्ट उल्टा। तो इसके कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है कम हो जाती है, तो हम नजदीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो पाते हैं। लेकिन अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। इसकी एक सीमा होती है, उस सीमा से बाहर हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती। इसकी जो फोकस दूरी होगी वह एक निश्चित सीमा से कम नहीं होगी। यह न्यूनतम दूरी आंख से 25 सेंटीमीटर की होती है, और ये 25 सेंटीमीटर जो आंख का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ये आपसे पूछ सकता है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कि आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो वो आपकी है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है आपका सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। इसके बाद आता है आपका सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु। जैसा कि अभी पिछले टॉपिक में आपको हमने बताया कि जो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के, आंखों में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट, मतलब एकदम क्लियर देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का
निकट बिंदु कहते हैं और किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क यानी किसी वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से जो दूरी है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये बहुत ही आसान है, आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु या किसी वस्तु को हम बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, वही हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और यह एक वयस्क के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के सवाल पर। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का फायदा ले सकें और इस हमारे चैनल को आकर विजिट करें और देखें, सारे वीडियो आप देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो आइए चलते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल, तो आज का सवाल यह है कि कार्निया क्या है और इसका कार्य क्या है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और संक्षिप्त रूप से दोनों को बताएंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।